and welcome to Morning at Home only on PTV Home. इधर उधर sorry हाँ again. Hello, अस्सलाम वालेकुम and welcome to Morning at Home only on PTV Home with me नादिया खान। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब पूरा जो महीना रमज़ान का आई एम ऑन अ ब्रेक। बहुत सही तरीके से इस साल रोज़े रखने मेरे कुछ कभी लास्ट 1-2 साल से ना कुछ मिस हो जाते हैं कि मैं बीमार, और वो ये कि माइग्रेन शदीद मेरे रोज़े टूट जाता था क्योंकि इतना शदीद उसमें माइग्रेन मुझे होता था कि भाई आई वुड थ्रो अप एंड देन उसकी वजह से मेरे कुछ साल से रोज़े पूरे नहीं हो रहे हैं। और यही कि सुबह उठना है, शो पे जाना है या कोई काम, उसकी वजह से रोज़े बड़े इफ़ेक्ट होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे सारे रोज़े पूरे होंगे क्योंकि घर पे सुकून से धूप भी नहीं लगेगी, बाहर काम पे भी नहीं जाना होगा, आराम से जो है ना मैंने रोज़े अपनी इबादत के साथ बच्चों के साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजारने हैं। अल्लाह करे हम सब के रोज़े बहुत अच्छे गुजरें और इंशाल्लाह रमज़ान में ही और ये जो वबा है ये ख़त्म हो जाए, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। सब लोग बड़े दिल से दुआ कीजिएगा कि हमारे जो भी ये मसाइल और ये जो हम पे क्राइसिस आए हैं, ये जो अज़ाब है ये टल जाए, ये ख़त्म हो जाए। तो आज के शो में इसलिए कि रमज़ान में मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी, ऑनलाइन फिर भी मैं आपसे इन टच रहूँगी, तो थोड़ा सा बात की जाए अबाउट डाइट इन रमज़ान, स्पेशली सहरी। और मेरे क्योंकि बच्चे भी पूछ रहे थे, मैंने कहा ज़रा मैं फ़ेरा से और शेफ़ ज़ुबैर से पूछती हूँ कि भाई सहूर कैसे होनी चाहिए कि बच्चों को प्यास ना लगे। ख़ासतौर पे बच्चों का बड़ा होता है कि इतने क्रैंकी होते हैं, खुद तो हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन कोई रोज़ा खुलने से 1 घंटा पहले जो बच्चों को ना गुस्सा चढ़ता है, जो अजीब से चिड़चिड़े होते हैं, ना मैंने ये नहीं करना, मैं वो भी नहीं करूँगा, नहीं मामा मुझे ना कहें कब रोज़ा खुलेगा, तो वो बच्चे जो है ना अच्छा खासा पागल कर देते हैं। तो उनको खिलाएं कुछ ऐसा कि ज़रा उनका रोज़ा थोड़ा सा आसान हो जाए, ये हम बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट उर्तुगुल सीरीज़ जो कि PTV पे आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, डब्ड इन उर्दू, अमेजिंग सीरीज़ है, क्या ज़बरदस्त इस्लामिक हिस्ट्री पे और एपिक हिस्टोरिकल सीरीज़ बनी है। हर एपिसोड आपको लगेगा कि एक फ़िल्म है, कोई आप हॉलीवुड की फ़िल्म देख रहे हैं, इतनी इसकी सुपीरियर क्वालिटी है और क्या क्या इसमें अमेजिंग है, क्यों आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, मैं और राफी आपको आज फैक्ट्स वो बताएंगे। तो स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ ज़ुबैर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। उफेरा लेडीज़ फर्स्ट। उफेरा वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो रमज़ान करीम सबको, आप सबको जो इंटरनेशनल का तो आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान से बाहर, बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला कल हमारा पहला रोज़ा है, रहमतें नाजिल होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मुझे बताओ, मुझे अजान ने इस दफ़ा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैंने पूरे रोज़े रखने हैं इंशाल्लाह, कि मामा आपने मना नहीं करना। और मुझे अच्छा क्या होता था, सहरी पे नहीं उठा तो मैं रोज़ा नहीं रखवाती थी, छोटा है ना भी 9-10 साल। अब ये कि हमारा हो गया एग्रीमेंट कि मैंने उसको हर सहरी पे उठाना है, रोज़े रखेगा वो पूरा। और जब वो रोज़े रख लेगा पूरे तो फिर मैं उसको 5000 दूंगी। ओह वाओ, हाँ ना, एक रिवॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती है। हालांकि वो कह रहा है मामा व्हाई नॉट 10,000, मैंने कहा 10,000 कहना था, तुमने कहना था 15,000, तो नहीं बस चुप करके 5,000 ले लो। हाँ नहीं, रिवॉर्ड होना चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए। एक्चुअली पता है, हमने जो सहरी में खाना है, जो ग़िज़ा लेनी है वो ऐसी लेनी है, हम पार्टीज़ कर रहे होते हैं, हम अपने शौक़ पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने एक तो स्टमक फिलिंग लेना है कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट ना हो जाए, और दूसरा ये कि एनर्जी बूस्टिंग हमने फूड लेना है जो कि हमारी एनर्जी को कंप्लीट डे कंटिन्यू रखे, क्योंकि रोज़े बड़े लंबे हो जाते हैं, तकरीबन अराउंड 13 से 13.5 घंटे, समटाइम्स 14 घंटे स्टार्ट में तो जा रहे होते हैं। टर्म स्लो एनर्जी रिलीजिंग, हाँ एग्जैक्टली, ऐसी चीज़ खाई जाए जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी दे, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बम ऐसे एकदम एनर्जी जो शुगर करती है। हाँ, स्लो एनर्जी रिलीजिंग। आपसे भी मैं ज़ुबैर पूछूंगी, तैयारी कर लें, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करते हैं और पूरा दिन आपको फिल्ड रखेंगे और प्यास ना लगे? इसमें ना अलॉन्ग विद फूड आपका रूटीन भी मैटर कर रहा होता है। ये नहीं कि अब खैर हर एक अपना एक रूटीन होता है, लेकिन आपने अपने रूटीन को भी उसी तरीके से मैनेज करना है। रमज़ान में बहुत सारी सहूलियात भी होती हैं कि जॉब भी कंप्लीट डे नहीं हो रही होती, आप वर्किंग भी फुल डे नहीं हो रहे होते। तो फूड पे सबसे पहले मैं आती हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जो गर्मियों में हमारे रोज़े जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्यास लगती है, तो प्यास के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है, जो लेना चाहिए आपको, वो है दही। 3 से 4 टेबल स्पून दही आप सहरी में ज़रूर ऐड करें। एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर एंड सजेस्ट कि आप लस्सी बना के ले लें, क्योंकि जो दूध आप ले रहे होंगे फूड में, वो आपकी एनर्जी को कंप्लीट डे मेंटेन रखेगा। उसमें जो फैट्स जा रहा होगा, जो दूध आपके एनर्जी, जो भी मिनरल वाइटामिन्स वगैरह की आपका जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होगी। उसके साथ मैं अपने बच्चों को जो दे रही होती हूँ ना नादिया, वो फ्रूट लस्सी बना के देती हूँ। अभी तो आम भी आ जाएंगे, तो फ्रूट लस्सी में जो भी मेरे पास फल मौजूद होते हैं, लाइक केला आ गया या एप्पल फ्रूट लस्सी बना के देती हूँ, तो वो 3 चीज़ें एक ग्लास में जा रही होती हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रख दो तो खाने में भी एप्पल को ब्लेंड कर लिया बस,
हाँ हाँ, आपने अगर बच्चे चीनी आप दे रही होती हैं तो चीनी भी डाल दें या शहद बेस्ट है। सेब ले लिया, दही ले ली, लाइक 3 टेबलस्पून दही लिया आपने, 1 सेब लिया है और 1 गिलास दूध ले लिया। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। सही, तो ये तकरीबन 1.5 गिलास बन जाती है लस्सी। और उसके बाद आपने ये अपने बच्चों को देनी है, आप लोग खुद भी लें। मैं पर्सनली ले रही होती हूँ तो मुझे तो पूरे दिन अल्लाह का शुक्र है प्यास वगैरह शुरू के 4-5 दिन होते हैं, उसके बाद अब यूज्ड टू ही हो जाते हैं, तो वो नहीं लग रही होती है और मेरी पूरे दिन एनर्जी मेंटेन रहती है, बच्चों की भी रहती है। अब प्लस हम खाने पीने पे आते हैं, क्या चीज़ नहीं खानी सहरी में? अंडा नहीं खाना है। अंडे का एक कॉन्सेप्ट होता है, सहरी है उसको रिप्लेस आप कर रहे हैं नाश्ते से, तो अंडा तो ज़रूरी है। तो अंडा तो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत घरों में खाया जाता है अंडा, हाँ, पराठा, मतलब मस्ट है। टोस्ट ब्रेड है ना जुबैर, कितना खाया जाता है, और अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर जो लोग डाइट पर है उनके डाइट प्लान्स में एग मस्ट है, एग वाइट्स ले रहे होते हैं आप लोग, बॉइल्ड एग वाइट्स ले रहे होते हैं, तो वो आप लोग रिप्लेस करेंगे इफ्तार में, या इफ्तार के बाद 1 घंटे बाद जो आप मील ले रहे होते हैं उसमें लेंगे। लेकिन सहरी में भूल के भी नहीं लेना, वरना तो पूरे दिन प्यासे लगते रहेंगे कि जी प्यास लग रही है या फील हो रहा है। और वो लोग कि जो रात की बची हुई बिरयानी खा रहे हैं सहरी में, बिरयानी वगैरह भी नहीं, राइस से बहुत उससे ना बेसिकली एसिडिटी होती है। हाँ। अगर आप कोई भी हैवी स्पाइस फूड ले लेते हैं तो एसिडिटी होती है, आप बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो क्या होता है आपका दिन खराब हो रहा होता है। समटाइम्स जिनको, जैसे आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मुझे भी है, जब एसिडिटी होती है तो सबसे पहले ऊपर चला जाता है कि बस मेरा माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन हुआ ना फिर मेरा रोजा खराब हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता। मैं इतनी घबराती हूँ, मैं तो समझ नहीं आती क्या करें, कुछ कोई भी चीज़ रिएक्ट कर जाती है। आयशा तुम्हारा क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। नादिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल रमज़ान की तैयारी है। जी हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा बाजार नहीं जाना एक हफ्ता, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। और नादिया, मेरा भी यही मसला है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं रोज़े में बहुत परेशान होती हूँ कि बस दुआ करती हूँ कि ये ना हो। तो इसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं। मैं बताती हूँ। तुम मुझे बताओ। नहीं मैं बताती हूँ। मैं क्यों सब कुछ बताऊँ? मुझे कोई क्यों नहीं कुछ बताता? मैं खुद परेशान हूँ 3 साल से। नादिया, मैं तो केला लेकर ना, जब मुझे होता है, मुझे किसी ने बताया था, तो उसका छिलका लेकर ना वो रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा। थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको अपने फोरहेड पे लगाती हूँ, तो मुझे उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। अच्छा, मैं पता क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा सहरी में मैं अपनी माइग्रेन की गोली खा लूँ, बेहतर हो जाएगा। आई एम गोना ट्राई दिस। एक्सेड्रीन लेती हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे माइग्रेन था, मेरी आंखें सूजी हुई, और मैंने कहा मैंने गोली नहीं खानी, मैं बहुत गोलियाँ खा रही हूँ आजकल, लेकिन मुझे लेनी पड़ी टैबलेट कल, पता नहीं क्यों, बहुत माइग्रेन था। अच्छा, माइग्रेन का एक सिम्टम ये भी होता है कि भूख, अगर आप ज्यादा टाइम स्टमक आपको अपने एम्प्टी रखते हैं ना, उस वजह से वो बेसिकली गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से होता है। जब आप खाली स्टमक हैं, एम्प्टी स्टमक है, तो गैसेस बिल्ड हो रही होती है और वो जाके अटैक करती हैं आपके ब्रेन नर्व्स पे, और उसकी वजह से जो है। अच्छा, और घर वाले समझते हैं नखरे ना करो ऐसा। हाँ, हम भी तो रोजा रख रहे हैं ना, एक्टिंग ना करो, नखरे ना हो। लोग नहीं समझते कि जब आपका सर दर्द को इतना अंडर रेट किया जाता है, जैसे ये तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ। जाओ जाके लेट जाओ, थोड़ी देर फ्रेश हो जाओगे, नहीं आराम आता वो, क्योंकि उसका रीजन भूख है। उसका रीजन ये कि, और मेरा है कि मैं ज्यादा अगर ना कुछ खाऊं तो मेरा तो ट्रिगर होना है माइग्रेन, वो ट्रिगर हो जाता है इसलिए। क्या मुझे तुम बताओ क्या करना चाहिए? केले का? अच्छा, ये केले का तो उन्होंने ट्राई किया, मेरा इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, खुद भी करती हूँ, रोज़े हैं तो आप इमली का शरबत बना के रखें। इमली के पल्प के क्यूब्स बना के रखते हैं, वो आप किसी भी चीज़ में मिला के ले लें, छोटा सा क्यूब बना के ले लें, तो इमली इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर माइग्रेन। अगर आप जुबैर तो बस आज तुम क्या सुनने आए हो? कॉपी पे लिख रहे हो आज हमारी बात? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल शेयर करूंगा। इमली का शरबत अभी उन्होंने जिक्र किया उसका कि इमली के कुछ ब्लॉक्स बना के, पल्प के ब्लॉक्स बना के रखने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा शरबत का, क्योंकि मोस्टली रमज़ानों में ऐसा होता है कि इफ्तार के टाइम जो हम शरबत से ही रोज़ा खोल रहे होते हैं। बहुत से ब्रांड्स के हैं जो मैं नेम नहीं ले सकता, बट ये कि इमली के शरबत जो है, इमली और आलू बुखारे का शरबत अगर हम बना के पिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हेल्दी। अच्छा, मुझसे ना मीठी चीज़ नहीं खाई जाती इफ्तारी में। मैं खजूर भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन करना है क्योंकि खजूर से, तो मैं थोड़ी सी खजूर लेती हूँ। मुझसे शरबत आज तक नहीं पिया गया। जूस मुझे उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ 8 समोसे। इमली का शरबत ना, छोटे ऐसे क्यों आके बाहर निकाल के देख रहे हो? क्या हो गया जुबैर, तुमने नहीं खाया कभी 8 समोसे? जब पूरा दिन आप कुछ नहीं खाएंगे तो 8 समोसे भी नहीं खाएंगे। वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मोस्टली रोज़ा जो है खजूर से खोल लिया,
और थोड़ा सा शरबत पी लिया, देन फ्रूट चाट और काले चने, दैट्स तुम्हारे लिए तो हवा भी बहुत है। जुबैर मतलब तुम तो दूसरों को बना के खिला के खुश हो रहे हो, खुद कुछ नहीं खाते। 8 समोसे से आप डरे नहीं? वो मेरे जो 8 समोसे होते हैं वो चुनने वाले होते होंगे और कुछ नहीं, और वो मैं एयर फ्रायर में करती हूँ। हाँ, एयर फ्राई हो गए। स्कूल कॉलेज के दिनों में 12 होते थे समोसे, जिसमें से हमेशा कोई एक आज मेरा चोरी कर लेता, समोसा मेरे भाई मेरा चोरी कर लेता था एक समोसा, और अगर 12 से कम हो तो मैं उठ जाती थी, मैंने खाना ही, मैंने निफ्तारी करनी, बस दे दें आप सबको। अम्मी से मैं इतना लड़ती थी कि 12 से एक कम ना हो। तो अम्मी बेचारी मेरे समोसे छुपा के रखती, इसको 12 ही मिलने। अच्छा, अब वो 8 हो गए, शुक्र है मैं इतनी डाइट कॉन्शियस हो गई। मैं थोड़ा ये फील करता हूँ कि जब आप तो वैसे ही 13 घंटे का हमारा जो है वो रोज़ा होता है, रोज़े के फ़ौरन बाद ऑयली चीज़ें खा लेना, एकदम से पकौड़े भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल तो उसी का करता है। मैदा हमारा जो है ना बिल्कुल मतलब ऐसा, मतलब पहली चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक गिलास पानी से आप रोज़ा खोल लें, खजूर के साथ रोज़ा खोल लें, उसके बाद स्लो जो है वो मतलब फ्रूट चाट और फिर सारी चीज़ें। अच्छा, मुझसे वो नहीं होता, मैंने जो खाना है उसी वक्त खा लेना, बस खत्म। अच्छा, दी एंड, बाद में नहीं खाया जाता, जो होता है ना लोग आराम आराम से असूलन, लेकिन नहीं होता। और मतलब जो खाना है उसी वक्त। पकौड़े समोसे का तो दिल चाहता है भाई, क्या करें? बिल्कुल दिल करता है। और मेरे घर में जो पकौड़े बनते हैं वो चने की दाल के पकौड़े बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। कैसे बना? मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादातर घरों में जो बेसन के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो दही बड़े हो गए वो तो नहीं, वो माश की दाल के, वो माश की दाल। कैसे बताओ जरा, नोट करें आप भी बड़े। माश की दाल के दही बड़े या पकौड़े की कह रही हैं? चने की दाल के कैसे बने? चने की दाल की बहुत ईजी है कि मैं तकरीबन 200 ग्राम जो है चने की दाल जो है आप ओवरनाइट इसको भिगो लें। भिगोने के बाद अच्छी तरह आप इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको आप ब्लेंडर में डालें। ब्लेंडर में डालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडे का शामिल करें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का शामिल करें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर का शामिल करें, ठीक है, और हाफ़ टी स्पून भुने हुआ ज़ीरे का पाउडर, वो डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद इसको आप निकाल लें एक बाउल में, और बाउल में निकालने के बाद अच्छा मैं इसमें पालक भी शामिल करता हूँ, तकरीबन 100 ग्राम पालक भी शामिल करता हूँ। अच्छा। 100 ग्राम मैं प्याज भी शामिल करता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी शामिल करता हूँ। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको आपने जो है वो फ्राई कर लेना है। अच्छा, मुझे बताएं, मैं अपना ये देखा ना, मोबाइल भी ऑन कर रही हूँ, मुझे एक तो ऊंचा बोलना, मेरे फिर वीडियो आपने आई ना लास्ट टाइम, उसमें आप ऐसे बोल रहे थे, कुछ समझ अच्छा, ऊंचा बोल, रेसिपी खत्म, ऊंचा बोलना। मैं दोबारा रिपीट कर मुझे नहीं, ये बताओ, ये जो क्रिस्पी पकौड़े होते हैं जो कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं और आप पागल हो जाते हैं, वो पतले पतले, इसमें कोई उसी में कहीं कहीं आलू होगा, प्याज होगा, वो जो पतले क्रिस्पी, आवाज आए साथ वाला जो बैठा हुआ है बंदे को कि पकौड़े खाए जा रहे हैं, मुझे उसकी रेसिपी कमर्शियल वाली साउंड। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पकौड़ा कंपटीशन है। हाँ जी, बताएं। चने की दाल के मैं तकरीबन 200 ग्राम, चने की दाल नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल पकौड़े बताओ। नॉर्मल पकौड़े, हाँ, चने की दाल के तो हो गए। हाँ, बताओ। 150 ग्राम जो है आपने बेसन लेना, ठीक है, बेसन को अच्छी तरह 150 ग्राम कितना हुआ? 1 कप, आधा कप? तकरीबन 1.5 कप होगा। 1.5 कप, ठीक है। फिर 1.5 कप आपने बेसन लेने हैं, उसमें आपने शामिल करना है तकरीबन 100 ग्राम प्याज का, 100 ग्राम आपने पालक का शामिल करना है, ठीक है। 100 ग्राम प्याज कितने हुए? हो गया 1 कप या 1 प्याला मेरे ख्याल से हाफ कप के करीब हो जाएगा। अच्छा, ओके, पतला पतला लंबा लंबा काट के, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। हाँ, फिर ठीक है, मैंने जिक्र किया पालक का, ठीक है, इसमें प्याज शामिल करना है, इसमें आपने हरा धनिया शामिल करना है, थोड़ा सा पुदीना भी मैं शामिल करता हूँ। 1 सेकंड, पुदीना, धनिया, सूखा धनिया? नहीं, फ्रेश सूखा धनिया भी है, मैं फ्रेश धनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाफ जो है आपने हरा धनिया शामिल करना है, हाफ जो है पुदीने का शामिल करना है, ठीक है, थोड़ी सी बारीक हरी मिर्ची शामिल करनी है, अजवाइन, फिर आपने जिक्र किया सूखे धनिया का, अजवाइन, सूखा धनिया थोड़ा सा कूट के शामिल करना। अच्छा, ठीक है, और जीरा भी जो है हमने थोड़ा सा भून के वो भी कूट के शामिल करना है। और फिर आपने मुझसे जिक्र किया कि थोड़ा सा आपको क्रिस्पी चाहिए, कड़क चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिस्पी चाहिए, तो उसमें आपने तकरीबन हाफ टी स्पून सोडे का शामिल करना है। हाफ टी स्पून सोडा, जिससे पकौड़ा हमारा जो है वो क्रिस्पी होगा, इससे पकौड़ा क्रिस्पी होगा, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने बहुत स्लो पानी शामिल करना है, इतना शामिल करना है कि बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक हो, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर नहीं सही बने ना जुबैर, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, अच्छे बनेंगे, फिर आप मुझे याद कीजिए। किडनैप हो जाओगे। नहीं, मैं फिर मैं जाके इसको घर तक पहुंचूंगी और कहूंगी आप बनाओ। बर्गर आपने ट्राई किया था, अच्छा लगा होगा, आई होप। बर्गर मैंने आपकी रेसिपी के फर्स्ट टाइम बनाए, बहुत अच्छे बने, सेकंड टाइम बुरे, थर्ड टाइम बहुत ही बुरे। हो सकता है शायद आपने कुछ मिस किया। मैं बताया ना, मेरे कुकिंग का कुछ है मसला। पहले तुम्हें पकौड़े का है कुछ सीक्रेट पता है? बिल्कुल सीक्रेट, अलग अलग उसका हो ना, हर मतलब प्याज अलग से नजर आ रहा है और ये क्रिस्पी। अच्छा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा आपके पास मौजूद नहीं तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। एक बोल आप जो बना रहे हैं, लाइक ये समझ लें कि आधा किलो या 1 पाव में हाफ टी स्पून आ जाए, आधा किलो में आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें या बेकिंग सोडा डाल दें। ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टेस्ट जो आता है वो आता है रोस्टेड और ग्राइंडेड ज़ीरा और साबित धनिया,
उसके अलावा तो वो आपकी अपनी रेसिपी, हर घर की अपनी रेसिपी होती है। धनिया टमाटर नहीं, धनिया, प्याज और पुदीना वगैरह ये सब तो डाल ही रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट रेसिपीज़ हो रही होती है। कोई पालक का बना रहा होता है, कोई आलू का बना रहा होता है। मुझे मिर्चों के बड़े अच्छे लगते हैं और मेरे तो किचन में तैयारी हो गई है। मैंने मिर्चों में बहुत सारी चीज़ें फिल करके रख दी हैं। वो पेरी बाइट्स भी है, वो डिफरेंट लाइट मसाले भी हैं और उस तरह का वो रोल जिस वक्त मतलब इफ्तार से पहले बेसन का पेस्ट बनाया, उसमें डिप करके फ्राई कर दिया। नहीं हाँ, तो ये रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है नादिया, और समटाइम्स तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप ट्रांसमिशन पर हैं तो अच्छा, मैंने ये देखा कि आप जब भी तैयारी शुरू करें आप लेट ही हो जाते हैं। हाँ, मैंने अलार्म लगाए हुए। आप चूल्हे के आगे खड़े होकर खजूर खा रहे होते हैं और जल्दी हाँ, जिस टाइम भी आप शुरू एंड में आपको जो है ना होता है देर हो रही है, प्लेट लगा जल्दी करो, ये खा रहे पकौड़े रेडी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगी, मुझे तो बहुत सारी जगहों पे टाइटल मिलता है, कोई भी अगर कोई ऐसा है ना जो बहुत सारी चीज़ों को करते हुए लेट हो जाता है, तो वो लेट होना इसकी आदत नहीं होती है नादिया। बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ों को सर्व कर रहा होता है। हाँ, वो कोई भी इंसान कोई एक चीज़ कर रहा हो तो वो तो टाइम पे पहुंच ही जाएगा, टाइम पे कर ही लेगा। इस दफा अजीब सी गर्मियाँ, सारे फ्रूट भी नहीं आए तरीके से। हाँ, मैंगो भी नहीं है, तो आम नहीं क्या आया होगा? इस दफा आम नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और कीवी भी मुझे शॉर्ट लगा है मार्केट में, अभी तक नहीं आया। हाँ, उस तरह से बेचारा सेब भी अजीब सा हो गया है। सेब भी रेड नहीं है और वो चाइनीज सेब भी है, वो सेब ही नहीं है, वो तो कोई लगता है वो तो ग्रीन है। हाँ, उन्होंने पता नहीं क्या इसमें शिजू और डिवाइड एप्पल कर को दिया मिक्स उन्होंने, किया। ग्रीन एप्पल, गोल्डन एप्पल। हाँ, पैसे भी डिवाइड कर देखा जाए कि ग्रीन एप्पल का इंटेक अभी जो कोरोना वायरस का इतना चल रहा है, तो ग्रीन एप्पल का ज्यादा इंटेक करना लेकिन चाहिए। खट्टा है बहुत, क्योंकि विटामिन सी बिल्कुल। अच्छा, हरा जो सेब होता है ना, वो बेसिकली जूस के लिए बेस्ट है। जूसी सेब, अगर आपने जूस देना है बल्कि दे अपनी फैमिली को खुद, तो आप हरा वाला लेकर आए, आपको सस्ता भी और चाइनीज सेब नहीं लेना, वो सेब नहीं है। सेब मैं आपको नहीं है, पहले बाकी बता कोई रही हूँ, टेस्ट उसका भी नहीं है। टेस्ट बहुत खौफनाक कोई है। टेस्ट वो भी नहीं है। पता नहीं किसको पालक और उसको मिलाया है, क्या कहते हैं उसको, खीरे को, है ना, पालक, खीरा और एप्पल को मिक्स किया तो वो चाइनीज। अच्छा नादिया, मैं इफ्तार का थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी। टाइम ही खत्म हो गया, अब तो मुझे फोन पे बताना। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ये टिप दूंगी कि फल जब भी हम खा रहे होते हैं ना, तो हमेशा हमें ऐसी चीज़ खाली पेट में खानी चाहिए ताकि उसकी एनर्जी का फुल हम फ़ायदा उठा सके। तो इफ्तार के बाद आपने इफ्तार खजूर से खोला है, भले से आधा खजूर खाएं, नहीं खाते तब भी, और उसके बाद आपने सबसे पहला काम फ्रूट चाट का करना है। उसके बाद फिर आप गैप दे के वो पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, जो भी खाएं अपनी डाइट प्लान के हिसाब से, लेकिन जो फर्स्ट आपने चीज़ लेनी है ना, वो फ्रूट चाट लेनी है ताकि आपके पूरे दिन की एनर्जी जो लूज हुई है वो रिकवर हो जाए। थैंक यू सो मच शेफ ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको अर्तुगरुल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, व्हाई इट्स लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में तहलका मचा दिया सीरीज़ ने, और अब आप देखेंगे पीटीवी पे उर्दू डबिंग के साथ। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है, हमने तो सब टाइटल्स पढ़ के देखा है 400 एपिसोड, तो अब मैं दोबारा से देखूंगी ऑन पीटीवी आपके साथ। तो क्यों ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ ब्रेक के बाद विद राफिया। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक, और रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक आप सबको। राफिया आपको भी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और इतनी खुश हूँ, और मैंने इतनी मेहनत की है रात भर। क्या वजह है, क्यों? मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी। आज हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सीरीज़ जो कि दुनिया में सेलिब्रेटेड है, वो आप कल से प्रोबेबली कल से ना हम लोग पीटीवी पे रेगुलरली देखेंगे उर्दू डबिंग के साथ। जिन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी इसके सबटाइटल पढ़ते हुए, जिस तरह मुझ जैसे लोग तो हम लोगों के लिए कितना आसान है। मैंने 400 एपिसोड देखो पढ़ के किए, मतलब देखिए 400 एपिसोड्स। और फर्स्ट टाइम मैंने कोई टर्किश सीरीज देखी, और क्योंकि हिस्टोरिकल है, मुझे होता है, मुझे फजूल के रोमांस वाले, सही बात है ना, मैं सीरीज ना मैं फिल्में पसंद करती हूँ। मुझे शदीद जहर लगता है रोमांटिक फिल्में, रोमांटिक कॉमेडी या कुछ, आई डोंट लाइक इट। इससे बेहतर है बच्चों की फिल्में देख लो। लेकिन हिस्टोरिकल फिल्में, और खासतौर पर अगर वो रियल हिस्टोरिकल उस पे इवेंट्स पे हो, तो वो मुझे अच्छी लगती है कि इसमें अपनी हिस्ट्री का पता चले। तो आपको तो पहले तो मैं प्रोमो इसका दिखाती हूँ। अर्तुगरुल का कमाल सीरीज़ है, जो आपने मेरे रिकमेंडेशन, और मैं आपको पता है मैं इस तरह आसानी से तारीफ़ करती नहीं, और मैं इसकी शदीद तारीफ़ करना चाहूँगी, और शुरू से इत्तफाक से कर रही हूँ। मैं तब से सीरीज़ का जिक्र कर रही हूँ जब ये पीटीवी पे चलनी भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि रमज़ान उल मुबारक में इतनी मेरी फेवरेट सीरीज़ पीटीवी चलाएगा डेली। तो ये देखिए ज़रा, इसका प्रोमो चेक करें, क्वालिटी चेक करें। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे
सारे जहान में गूंजेगी। मैं जान गई हूं कि मेरा सब कुछ आप है। अर्तुगरुल से दूर रहो। ये बात याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। अच्छा, हमने रीजंस आपको बताने हैं वन बाय वन कि व्हाई यू शुड वॉच दिस। मेरा बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो इतना अच्छा एक्टर सारे कमाल, हर कैरेक्टर अपने रोल में ऐसे फिट है कि बंदा कहता है यार ये एक्टिंग कहाँ होती है, ये ऐसा कैरेक्टर आया कहाँ से। और अर्तुगरुल जो इन्होंने ये एक्टर ने जिसने ये प्ले किया है रोल, मैं कहती हूँ इतने मैनली, इतना बहादुर और इतना हैंडसम हीरो मैंने नहीं देखा। सही बात। हाँ, पहले एक जमाने में याद है पोस्टर का जमाना आया था, कमरे में पोस्टर लगाऊं। मेरी बहन ने वो सिल्वेस्टर स्टेलोन का लगाया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे सवाल करेंगे, दिल तो मेरा चाह रहा है इसका पोस्टर लगा। अच्छा, बचपन में मैंने भी बैकस्ट्रीट बॉयज और बॉयज जोन सबके लगाए थे। मेरा नहीं कभी दिल चाह, मेरा अब जिंदगी में फर्स्ट टाइम दिल चाहे कि मैं पोस्टर लगाऊं और वो इसका कैरेक्टर, इसका नाम इनका नाम है एक्चुअली जो वो लोग प्रोनाउंस करते हैं वो एंगन करते हैं, हम भी इसको एंगन प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे तो इनको हम एंजाइन कहेंगे। मैं समझी इंजन है नाम। नहीं, इंजन नहीं, एंगन। सब इंजन कह रहे हैं। अच्छा, टर्किश प्रोनाउंसिएशन बड़ी डिफरेंट है। जहाँ वहाँ सी लिखा होता है वो उसको जे प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे एक मॉल है, जब मैं टर्की गई थी तो मैंने देखा सबसे अच्छा मॉल कौन सा है ना मेरे होटल के करीब, तो कोई आ रहा था सिवाहिर मॉल, तो मैंने कहा अच्छा चलो सिवाहिर मॉल चलते हैं। अच्छा, तब इतना कोई खास सीन नहीं था टूरिज्म का। वहाँ जाके जो मैंने कैब वाले को बोला ना सिवाहिर मॉल जाना है, ही वाज लाइक व्हाट सिवाहिर मॉल, कहते जवाहिर मॉल, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। अच्छा, अब तुमने आज जो है ना इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल मेरी बात के टॉक का मुकाबला सब मुझे सिर्फ अर्तुगरुल की बात करनी है। सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले तो मैंने जिससे भी इस सीरियल की बात की, हर इंसान जो है ना वो मुझे एक सहरज़दा लगा इस सीरियल में। हर कोई इस सीरियल की सिर्फ तारीफ हो जाता है, इंसान भी रहता है इंट्रिग्ड हो जाता है कि इतना क्या है इस सीरीज़ में कि हर कोई इसकी तारीफ़ पे तारीफ़ किया जा रहा है। फिर जी भाई जब देखने को मिला और जो देखा तो मुझे लगा कि इतना एडिक्टिव है। आपको पता है इसकी एक एपिसोड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70-75 मिनट्स की है, जो कि लग के बैठ के देखना, मतलब आप अगर आपने 2 एपिसोड देख लिए तो आप समझो आपके 3-3.5 घंटे चले गए। इतनी लंबी इसके एपिसोड्स हैं, लेकिन क्योंकि स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग है कि आप उसमें गुम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो एक्टर है तुम बताई थी पहले, ही वाज अ थिएटर एक्टर। अच्छा, ही वाज नॉट अ थिएटर एक्टर, थिएटर एक्टिंग में इन्होंने जो है वो मास्टर्स किया है। ओह अच्छा। ही इज़ अ फिल्म एक्टर, इनकी फिल्म भी आ चुकी है। ही यूज्ड टू होस्ट अ कॉमेडी शो, और वो कॉमेडी शो जो था वो भी मतलब कोई मतलब हाई रैंक नहीं था, मतलब ऐसी था दुजियातन, मैं आपको अर्तुगरुल कहूंगी। उसे एंगन कहते हैं, एंगन माशाल्लाह। अच्छा, तो इनके ऊपर तो खैर मैंने पूरी हिस्ट्री देख ली। 26 जुलाई 1979 इजमेर में ही वाज बोर्न। इनकी एजुकेशन, इनका सब कुछ छोड़े, उसको छोड़े, आप लोग सिर्फ मेन उस पर आइए। अच्छा, ये सीरियल जो है ना ये एक कंप्लीट पैकेज है सबके लिए, मतलब कुछ लोग इसको इंटरटेनमेंट में लेते हैं, कुछ लोग इसको हिस्टोरिक उसमें लेते हैं कि हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक है, कुछ लोगों के लिए एक्शन पैक्ड है। एक्शन बहुत है, शदीद थ्रिल एक्शन। और इसमें बड़ा मुझे पता चला पुराने ज़माने में यार जहर कैसे देते थे, जहर कैसे बनते थे। मैं अभी आजकल वही एपिसोड देख रही हूँ, अजीब हर्बलिस्ट होते थे। अच्छा, ऐसा जहर निकालते थे, बनाते थे, पता नहीं किन किन हर्ब्स से, या कौन से सांप या स्पाइडर का अलग इफेक्ट है। एक इसमें आगे जाके एक एपिसोड आता है सीजन 3 में जहाँ अर्तुगरुल को जहर देते हैं। अच्छा, अर्तुगरुल के तकरीबन इसमें इतने इन्होंने फ्यूनरल्स दिखाए हैं, बहुत दफा अर्तुगरुल के जी सबको लगता था मर गया, और वो नहीं मरते थे, सब रो रहे हैं। He actually had a very long life. Yes. He lived till 95 years of age.
95 years of age। अभी हम और किसी उर्तुगुल ने की बात मारा कर रहे नहीं हैं। था इनको, ही डाइड ऑफ एक नेचुरल डेथ जो होती है वो वैसी थी। और इनके अपने जो थे वो जो बेटे थे उनमें से हम फिर सल्तनत उस्मानिया के बारे में बहुत सुनते हैं, जो कि उस्मान जो उनका बेटा था उससे जो है वो आगे बढ़ी, उस्मान गाजी से। उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ी इस सीरीज़ पे बात कर लें। अर्तुगरुल आज से शायद 3-4 साल पहले जो है ना, हमारे यहाँ लोग सल्तनत उस्मानिया को जानते थे, अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन को जानते थे, लेकिन हमारे यहाँ लोग अर्तुगरुल को नहीं जानते थे। सही बात। और पता नहीं था ऐसी कोई चीज़। अच्छा, इनका अगर आप वहाँ मज़ार भी देखें जो कि सोगत में है, छोटा सा मज़ार है, मतलब कोई बहुत उन्होंने उसको हाई फाई वो नहीं बनाया और कोई उसके साथ उन्होंने मस्जिद अटैच नहीं की। मस्जिद है उनके नाम पर एक, लेकिन वो दूसरी जगह पर है। जो असली में इनका मज़ार है वो एक छोटा सा क्यूट सा अच्छा वेल मेंटेन सोगत के उस एरिया में है, जो कि बिल्कुल ही बाकी सारी चीज़ों से हट के, जिसके ना एक हिल स्टेशन सा है वो, तो वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे जाके एक इतना सा मज़ार आपको नज़र आएगा। तो अर्तुगरुल वॉज नॉट अ वेरी वेल सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी जिसको हम कह सकते हैं, बट जब से ये सीरीज़ आई है और जब से लोगों को अपनी मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में पता चला है, एवरीबडी इज़ अर्तुगरुल फ़ैन। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया आती है और उसके बाद बाकी सल्तनत आती है जब हम सीरीज़ को फॉलो करते हैं। जो लोग हिस्टोरियन हैं उनको शायद पता हो इस बारे में, लेकिन हम जैसे लोगों को अर्तुगरुल के बारे में नहीं पता। और उस ज़माने आप जब ये सीरीज़ देखते हैं ना, जो आपको इसमें नज़र आते हैं, आपको इसमें पुराने ज़माने में ट्राइबल्स, हम सब लोग ही तकरीबन कोई ना कोई किसी ट्राइब का हिस्सा था जो पीछे पीछे, जब ये 12,000 में खल ये उसकी 12 यानी अभी इस वक्त 12वीं सदी जो है, 12वीं सदी कहते हैं, 13वीं सदी शुरू हुई थी, 12वीं सदी की ये बात हो रही है। तो उसमें आप सोचिए जिस तरह लोग रहते थे, उनका रहना सहना खाना, और ये हर सीन में खा रहे होते हैं। मैं तो हैरान थी इनका बजट कितना है ईमान से, बहुत हर दूसरे सीन में खा रहे हैं, सबके डिनर्स दिखा रहे हैं, लंच, इनका पहनने ओढ़ने का तरीका, इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी ज्वेलरी, इतनी मेहनत हुई है उस पर। और ज़माने में कबीलों के वाले रहने वाले लोगों के क्या असूल के लिए पहला एपिसोड ही उस असूल पे है, हर चीज़ रूल्स पे पहला कि क्योंकि अर्तुगरुल एक फैमिली को बचाता है जिसमें एक्चुअली उसकी फ्यूचर वाइफ होंगी हलीमा खातून, उनको बचाता है उसके फादर और उनके बेटे को। अब उसकी वजह से इनका कबीला जो काई कबीला, और ये काई कबीला इज़ रियल, ये वाकई हिस्टोरिकल यही नाम है, अब उनको लेके आता है तो सब उनकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। उसको पता भी नहीं अर्तुगरुल को उस टाइम पे कि ये है कौन लोग, तो ये उनको सिर्फ उनकी जान बचा के लेके आता है। और सुलेमान शाह जो कि इस ट्राइब के लीडर हैं, इसके फादर, सिर्फ इस चीज़ पे आके लोग धमकी देते हैं कि हमें वापस करो हमारे प्रिजनर्स, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ जो मेहमान आ गया वो हमारा मेहमान है, अब उसके लिए हमें आग लगा दो, हमें मार दो, लेकिन हमारा मेहमान हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। सही। और वहाँ से फिर डिफरेंसेस शुरू होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम इसकी हिस्ट्री पे भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आई थिंक खिराज तहसीन जिसको हमें पेश करना चाहिए ना, वो इसके राइटर हैं। अमेजिंग, उस बंदे की नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज, उसको खूबसूरत अल्फाज में ढाल के स्क्रिप्ट की फॉर्म में लाना। दिस गाय महमद बॉज़दिन या महमद बॉज़दिन इज़ द नेम ऑफ द गाय। इनके साथ 3 और राइटर थे जो उसके सब राइटर्स हैं एक्चुअली। ऐसे ही होना चाहिए, इतना बड़ा ड्रामा आप संभालेंगे तब आपके पास फैक्ट्स के लिए आपको चाहिए होता है ना। देखो ना, हिस्टोरियन है उसमें, ही इज़ अ हिस्टोरियन, ही इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर, अमेजिंग नॉलेज। और एक होता है ना कि अल्फाज में आप उसको कैसे ढाल सको, तो वो इस बंदे ने किया है। हैट्स ऑफ टू हिम। सबसे पहले तो अगर यहाँ ऑडियंस होती तो मैं कहती तालियां बजाएं। बहुत डायलॉग्स, बहुत कमाल डायलॉग्स हैं, टू द पॉइंट डायलॉग्स, और बहुत आसान, बहुत समझ आने वाले, आसान, और हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जब हम किसी डिसीजन मेकिंग में फंस जाते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए इसका, और आप उसका वो एक डायलॉग जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये मेरे साथ एक उसमें हुआ, ये सबके साथ हुआ। मैं जब ये सीरीज देखी, मेरी नमाज़ें वो रेगुलर हो गई, और बस पता नहीं, क्योंकि मैं इसको देख रही थी और उनके जुमले बार बार सुन के मैंने, आप पे असर करती है। ये बड़ी बात है, ड्रामा या सीरीज वो है जिससे देखने वालों के ऊपर अच्छा असर पड़े। सही, वो नहीं कि जो हमारे ड्रामों की थीम है, ये इसके साथ भाग गई, वो उसके साथ चला गया, ये आप क्या सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं? मुझे हमेशा से रहा कि यार ड्रामे वो हैं जिससे एक आपकी सोसाइटी बदले, एक चेंज आए, अच्छा मैसेज जाए। और हमारे अक्सर ड्रामों में कोई मैसेज नहीं होता, बस दिखा रहे हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, थॉट प्रोसेस दिस विल चेंज योर लाइफ। आपकी, मैं बाकायदगी से आप मैं कह सकती हूँ, आप इसको फैमिली के साथ देखें, आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, आपकी सोच में चेंज आएगा। एंड बिकॉज ये बना हुआ बहुत कमाल है, बना हुआ, इसमें एक्टर्स ऐसे हैं। राफिया, तुमने कितने एपिसोड देखे? मैं सच बताऊं तो मैंने शुरू में इसके 2 एपिसोड्स देखे थे,
और रात के 4 बजे तक मैंने इसके 6 एपिसोड ख़त्म कर लिए। एंड मुझसे मैं 4 बजे भी मैं इसलिए सोई क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग शो में आना था, वरना तो शायद मैं देखती रहती पूरी रात तक। आई लव्ड इट और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरा खत्म कर लूँगी। और अब तो मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं। हाँ, अब तो टेंशन की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि पीटीवी पे ये उर्दू डबिंग के साथ आएगा। वो तो नीचे सबटाइटल पढ़ के ऊपर इनके एक्सप्रेशन देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत वो आपको प्रैक्टिस से आता है कि हाँ चीजें थोड़ी सी एक्सप्रेशन मिस होते हैं। मैं सेंटर में नजर रखती हूँ तो दोनों काम हो जाते हैं। तो फिर इसको ये कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप यूं ही होते रहते हो, यू नो, तो आप इसको मोबाइल पे देखो तो अच्छा जी, कॉलर से बात करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के बारे में कोई सवाल करना हो, मैं एक्सपर्ट यहाँ बैठी हूँ और राफिया भी एक्सपर्ट एक दिन में बन गई हैं। और आप अगर आपने सीरीज देखी है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि क्यों आपको ये सीरीज पसंद आई, बताएं, या कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग नादिया। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग सारा, हाउ आर यू? रमजान मुबारक। फाइन, थैंक यू। आप नादिया, मैं शो जब देखना शुरू किया तो आप पकौड़ों की बात कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको क्रिस्पी पकौड़े बताऊं, लेकिन वो पार्ट चले गए, कॉल नहीं मिली। आप पकौड़े? हाँ, पकौड़े भी थे। क्या हुआ पकौड़ों का? बताओ, क्या क्या कहना चाहती हो? क्या हुआ पकौड़ों को? अगर इस पार्ट में इजाजत है तो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज हमारे घर भी बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। यू वांटेड की रेसिपी क्या होती है पकौड़ों? प्लीज पेपर पेन वलीद। हाँ हाँ, बताओ। बेसिक टिप है पकौड़ों की कि आपने जो भी चीजें डालनी है, बीच में प्याज, बहुत बारीक कटा हुआ आलू, बहुत बारीक प्याज बारीक कटा। आवाज ऊंची करना इनकी प्लीज। फिर बहुत बारीक कटा हुआ आलू, एक आलू के 4 पीसेस करें, उसको बहुत बारीक काटें। धनिया डालना है, इट्स ओके। ग्रीन कोरिएंडर डालना है, ठीक है। अगर पालक डालनी है पालक डालना है, और हरी मिर्चें। इसका बेसिक टिप ये है कि आपने बेसन कम डालना है, आपकी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। सही बात। तो फिर वो बहुत क्रिस्पी होता है। और मेन चीज ये है कि कड़ी के पकौड़ों की तरह आपने नहीं तलने, आप अपने हाथ में ज्यादा बेसन लेके जैसे बाजार वाले करते हैं उसको जल्दी से डालें, फिर वो सारा फैल जाएगा। ये दोबारा ऊंचा बोलो, क्या करना है बाजार की तरह? क्या हाथ से? आपने कड़ी की तरह नहीं डालना एक एक पकौड़ा सेपरेट, आपने उल्टा हाथ से, मतलब सीधे से हाथ से नहीं करें। आप ढेर सारा बेसन अपने मुट्ठी में ले लें, ठीक है? फिर मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। आपका मुट्ठी में ले लिया, फिर और आपने उसको फैला के ढेर सारा तेजी से डाल देना, फैला के। और बहुत गाढ़ा नहीं होगा, जरा पतला पतला ही होता है ये सब कुछ, ठीक है? तभी क्रंची और क्रिस्पी। ढेर सारा लेके तेजी से डाल। अच्छा, ज्यादा डाल दे, बाद में उसको काट ले। छोटे छोटे नहीं बनाने, वरना वो डोनट टाइप बन जाते हैं ना, मोटे मोटे अजीब से। समझ गई सारा, थैंक यू सो मच। अच्छा, सोडा डालना है इसमें, वो आप क्या कहेंगी? बेकिंग सोडा और अदर सोडा? मुझे अगर याद रहे तो मैं एक चुटकी डालती हूँ, अदरवाइज बिल्कुल नहीं डालती। अच्छा जरूर बेसन परफेक्ट। हाँ जी। और सारा बताएं, आपने सीरीज देखी? हाँ, अर्तुगरुल पे प्लीज बताएं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रह नहीं सकी। अर्तुगरुल, आप यकीन करें कि ऐसा है कि इसको अब हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको दिखाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वैसे अगर आप बैठ के बात करेंगे दे विल नेवर वॉच इट, मतलब दे विल नेवर लिसन टू यू। तो आप इसको बच्चों के साथ, मेरा बेटा है, मैं वैसे कभी कोई बात करूं बिल्कुल नहीं सुनता था। आजकल ये हो रहा है कि वो रोज मेरे से पहले एपिसोड देख लेते और मुझे आके कहता है मामा यू मस्ट वॉच दिस। आप देखें, उसमें आप बेसिक जो चीज है उसमें क्रूसेड्स दिखाए हैं, ये जो क्रिश्चियंस की वॉर्स थी जिसमें उन्होंने बहुत जुल्म किया था और मुसलमानों को मुसलमानों ने धोखा दिया। दिस इज द बेसिक, मतलब हमारी इस्लामिक वैल्यूज के साथ साथ ये भी दिखाया है कि हमारे अंदर ही लोग होते हैं, वरना हमें बाहर से कोई नुकसान नहीं देता। ये बात आपने बिल्कुल, मैं कल परसों यही बात सोच रही थी कि कितना उसने दुश्मन ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टर्क्स हैं या मुस्लिम्स हैं, इनको ये तो खुद अपने आप से इनके मुकाबले नहीं खत्म होते। कोई इसकी गद्दी पे आना चाहता है, वो इनके अंदर ही इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि इनको तो दुश्मन की जरूरत नहीं, इनको मतलब टारगेट बनाना आसान है। ये वाली बात मुझे वाकई उनकी लगी कि आज तक है, आज तक हमें कि हम यूनाइटेड होके नहीं चलते। हमें होता है यार इसको नीचा दिखा दो, इसका मैं पत्ता कटा दूं, मैं आ जाऊं उसकी जगह, मुझे ये सीट पे होना चाहिए। ये हम एज वन जो है ना नहीं चलते, और ये हमारा ये पुराना मसला है गद्दी पुश्ती के, तब से ही होता जा रहा है। कबीलों में भी कभी सुकून नहीं रहा, चाहे आपका किंगडम हो या हमेशा अंदर ट्रेटर्स, ट्रेटर्स, गद्दारों ने जो है ना बहुत मारा है। हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि अंदर से हमारे जो है ना दुश्मन निकले, हमेशा बाहर ने उसको एक्सप्लॉइट किया है। विल टेक अ ब्रेक हियर। सारा बहुत अच्छी आपने बात इसमें बताई। देखिए किस तरह कह रही हैं कि बच्चों को दिखाएं, और मेरा आई नो मेरा नेफ्यू देख रहा है, 10 साल का है। अजान को भी मैं बिठा देती हूँ जब मौका, उसको सारे कैरेक्टर्स पता है, बीच में उठ जाता है बिकॉज लंबा बहुत है। हाँ। लेकिन बाकी दिखाने वाली बात है कि बाप
माँ का एहतराम, उनका दर्जा, बीवी के साथ रिश्ता, बीवी के साथ इतने ये स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं और कैसे अपनी बीवी को बैलेंस, कैसे और सोसाइटी को भी प्यार बैलेंस से करना। रखते हैं, कितनी इज्जत, भाई से प्यार। हाँ, और मैंने उस वक्त देखा कि ये खैर वो छोड़ो, कुछ सब क्या बता दूं, ब्रेक के बाद बताते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान करीम सबको, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। वो जो मुझे अभी देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, आपका तो पहला रोज़ा होगा एंड आई होप कि बहुत अच्छे से आपका रोज़ा गुजरा हो और अल्लाह सबके लिए बहुत सारी आसानी पैदा करे। PTV पे इस रमज़ान करीम में आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा, और वो है ये कमाल सीरीज़ अर्तुगरुल, जिसके ऊपर लोग पागल हो गए। जिसने देखा वो इसके सहर से बच नहीं पाया। लग रहा है मैं कुछ स्पीच कर रही हूँ ना, मैंने डिबेट लिखी है बहुत। नहीं, मैंने सोचा था मैं प्यारी प्यारी खूबसूरत अल्फाज का मैंने तैयारी की भी है मैंने। हाँ अच्छा, सुनते जाएं। तो वो इसके सहर से बच नहीं पाता। और मैं तो बताऊँ, मैं तो एकदम क्रेजी इन लव विद द सीरीज। अब अपने स्टाइल में वापस आऊँ ना, अच्छा। तो आपने ये ज़रूर देखनी है। उर्दू में डब्ड है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने सबटाइटल्स पढ़ के देखा, और मैं चाहूँगी कि आप रमज़ान में जो आप इंशाल्लाह ये देखेंगे पहला सीज़न इसका, उसके बाद आप खुद से नेटफ्लिक्स पे इसके तमाम बाकी जो हैं एपिसोड्स, बल्कि अल्लाह करे कि PTV पे बाकी इसके बाद भी सिलसिला चलता है इंशाल्लाह, तो ज़रूर देखिएगा। और आपको एक भी शख्स नहीं मिलेगा जिसको ये सीरीज़ नहीं पसंद आई हो। या अच्छा कैरेक्टर, अब इसकी बात करते हैं मेकिंग की और कैरेक्टर्स दिखाते हैं। चलें जी, वन बाय वन। अच्छा, अब वो जो शुरू में अर्तुगरुल ने जिनकी जान बचाई, हलीमा खातून, जो कि आगे इनकी वाइफ भी बनी। हाँ, इनको बार बार ना दिखाओ यार, व्हाट अ हीरो। ये इतनी खूबसूरत, प्रिटी लेडी, वेरी प्रिटी लेडी सीन, ये इनकी वाइफ बनती हैं। बहुत अच्छा, इनका रोमांस बहुत खूबसूरत है। इनके पहले ही एपिसोड में शुरू में ही ये इनको मिल जाती है, बिकॉज वो लोग जा रहे होते हैं टूवर्ड्स कोनिया जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ट्राइब है, काय ट्राइब है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी साथ में बताती जाऊँ या फिर पहले कैरेक्टर्स पूरे? पहले कैरेक्टर्स दिखा दें एक एक करके ना, फिर वो रह जाता है बीच में। हाँ, हलीमा खातून जो इनकी वाइफ बनती हैं, ये गोगचे कैरेक्टर है जो कि इनके ट्राइब के हैं, हुज इन लव विद अर्तुगरुल। लेकिन अर्तुगरुल इनको हमेशा बहन की नज़र से देखते हैं। बाद में ये भी फिर बना के लाती थी इनके लिए। हाँ, और ये हलीमा से शदीद जलती। अच्छा, ये स्टोरी सुने तो आपको लगेगी हमारे ड्रामे टाइप भी इसमें देखे ना, नॉर्मल आप रिलेट कर सकते हैं। साइकोलॉजी पे भी ये शदीद इश्क करती है अर्तुगरुल से, और इनको होता है कि भाई मेरी शादी उससे होगी। इनकी बहन उसकी भाभी है, तो और इनकी माँ ने इनको पाला होता है। इनके फादर को सुलेमान शाह सो कॉल्ड के भाई ये मार दिया होता है किसी मसले की वजह से। लेकिन अर्तुगरुल इज इन लव विद हलीमा खातून, गोगचे से शादी नहीं करते। कितनी खूबसूरत मैं देख रही हूँ उसको कि नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, इन लोगों के औरतों के थ्रू आउट सर पे कवर है, तो बाल नहीं हमने सीरीज में इनके देखे कि इनके असल में बाल कैसे हैं। अच्छा, बगैर एक दो सीन्स में ना बहुत कम दिखा। जो शुरू में आपने हलीमा जो आपको नजर आई, तो शुरू में जब इनको वो रेडी कर रहे होते तो उनके बाल, हाँ मतलब पूरे सीरीज में आपको 4 सीजन में मैंने एक दफा हलीमा खातून के बाल देखे हैं बस। तो बालों को कवर करके, इसलिए मुझे अभी इनकी इतना डिफरेंट लगी थी। ये ट्राइब है ना, ये ट्राइब रहती ही ऐसे थी। अगर हम पुराने टर्क्स के ट्राइब्स देखें, अब आपको वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब पूरे टर्की में आपको इस तरह का अटायर और इस तरह के स्लीव्स और इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। और ये तो ट्राइबल अटायर था ना, ट्राइबल। और फिर 12वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे कैरेक्टर्स भी दिखाएं साथ साथ। गोगचे की एक बहन है सेल्कन, वो इसमें नहीं है। अच्छा, ये हाइमा खातून जो कि अर्तुगरुल की मदर है। स्वीट हार्ट, आई मीन आई फेल इन लव विद। इतनी मुझे प्यारी खूबसूरत फीलिंग आई उनकी बातों से, द वे शी इज गाइडिंग। समझदार माँ जिसके पास हर मसले का हल, और इतनी मोहब्बत अपने बेटे, अपनी बहुओं के लिए, बच्चों के लिए और कबीले के हर शख्स के लिए। और ये कुछ अर्सा ये भी अपने कबीले की इंचार्ज थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। तो इनका जो जुमले बहुत खूबसूरत हैं कि जब बच्चों में कुछ टेंशन आए, कुछ बहुएं गलत बात करें, जिस तरह से ये समझाती थी, वो जुमले आपको अपनी लाइफ में भी काम आएंगे अपनी बहुओं से डील करने में। मैं बता रही हूँ, अपने बेटों को कैसे एक रखना है, बना के रखना है। ये जुमले सीखिएगा आप इनसे इस सीरीज में। मैं पता बहुत कुछ सीखने को है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें हम आपको दिखाते हैं। ये ऐसा विलन है ना, मैंने ऐसा चालाक विलन
ये सादितिन कोपिक इज़ सुल्तान्स राइट हैंड, उनके बेस्ट एडवाइज़र, और सबसे बड़ा जो है ना जो वबाल इस बंदे ने डाला हुआ है, क्योंकि ये सुल्तान उस वक्त के सुल्तान अलादीन के राइट हैंड हैं, तो उनका बड़ा इस पे फेथ है। और ये शदीद इसने मुश्किल अंदर से ये बहुत मुश्किल क्रिएट, इसके सारे दुश्मनों से ताल्लुकात हैं, और ये ऐसी हरकतें और ऐसी चालें ये बंदा चलाता है कि पागल हो जाए कोई कि ये अर्तुगरुल मतलब ऑलमोस्ट डाइड मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिम। जहर कहाँ से लेना है, किसको बना के किसको जहर देना है, ये एक्सपर्ट है इसमें। डिप्लोमेसी बस, हाँ डिप्लोमेसी खत्म है। और ऐसे ये बंदा बात करता है कि सुल्तान भी कहता है हाँ भाई तुम ठीक, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। इनक्रेडिबल एक्टिंग इनकी, और इनकी बस आप देखने से ताल्लुक़ रखती है इनका काम, आप देखिएगा। और ये आगे सारे सीजन्स में आपको, क्योंकि विलन्स आएंगे जाएंगे, ये रहते हैं और बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्यों रह गए। बिल्कुल। आगे भाई इनके भाई, ओह अच्छा जी, ये हैं बानो के चेक, छोटा इनका कैरेक्टर है। इनको अर्तुगरुल के 3 बहुत फेवरेट सिपाही हैं, सोल्जर्स एंड एल्प्स, जिनमें से एक दोगन की शादी इनसे होती है, बानो के चेक से। ये दूसरे कबीले से होती हैं, लेकिन इनके साथ आ जाती हैं शादी करके, एंड शी इज़ अ वेरी लॉयल एंड फेथफुल। वहाँ औरतें भी सोल्जर्स हैं अपने ट्राइब के साथ बहुत, ये जब नए ट्राइब को ज्वाइन करती हैं उनके साथ बड़ी फेथफुल होती हैं। हाँ जी, और हमारे पास पिक्चर साथ में अर्तुगरुल के भाई गुंदोगदू का बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। ये इब्ने अरबी जो कि एक आलम दिखाए हैं, एक अल्लाह के बहुत नेक बंदे, और ये हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अर्तुगरुल परेशानी में गाइड करने मतलब के लिए, वो जंगल में है, ये जंगल में आ जाते हैं, और यही अर्तुगरुल को रेजरेक्ट करते हैं और बताते हैं कि तुम इस्लाम के एक सोल्जर हो, और तुम्हारा जो आगे रास्ता है बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा मदद मिलेगी। और इनकी दुआ से जहां अर्तुगरुल फंसते हैं, तो इनकी दुआ इतनी खूबसूरत दुआएं ये पढ़ते हैं। और अच्छा, इनका जब भी सीन आता है ना, उसमें आप तैयार हो जाएं कि ये आपको कुछ ऐसे ऐसे आपको अपने नबी के वाक़यात बताएंगे, ऐसे ऐसे इस्लामी वाक़यात बताएंगे। इनकी बातें सिर्फ वो उन वाक़यात हैं, तो आपको नॉलेज बहुत है। नादिया, इनकी बातें कुछ दिल में उतर रही है, और पर्सनालिटी ऐसी नूरानी पर्सनालिटी है ना, इंसान है माशाअल्लाह। अच्छा, भाई नहीं दिखाएंगे हम इसमें? भाई की फोटो इसमें नहीं, गुंदोगदू और उसकी बेगम। अच्छा, ये सबसे बड़े भाई हैं सुंगरतन, जो कि मेरा चले गए थे छोड़ के। हाँ, ये आपको सेकंड सीजन में मिलेंगे। ये फर्स्ट सीजन में नहीं है। ये भी अच्छे खासे हैंडसम है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। अर्तुगरुल को साथ नहीं देता ना ज्यादा, मुझे इतना पसंद नहीं। शुरू के दोनों भाई। अच्छा, और भाई जो हैं, और कैरेक्टर बता दें इसमें। अच्छा, गुंदोगदू जो भाई है और उसकी वाइफ का, उसका फर्स्ट सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस भाभी का, और बहुत आग लगाती हैं वो, शदीद मुश्किलात पैदा करती है, और फिर सब इसमें से कैसे निकलते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। एक होती है बाहर लोगों से जंग, एक होती है घर में जंग, अंदर की वॉर। और इंसान ज़्यादा वीक तब होता है जब घर में वॉर होती है, जब घर में ऐसी सिचुएशन होती है। तो इन खातून ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई थी कि बाहर तो दुश्मन है जिनसे वो भाग भाग के छुप रहे हैं, बच रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन घर में लड़ाई। वो जो हमारे ड्रामा में लोग पसंद करते हैं ना, मसाला, वो सास बहू की लड़ाई, क्या साजिशें चल रही हैं, आपको वो सारी साजिशें इसमें मिलेंगी, इनकी फॉर्म में मिल जाएगा। ये तब भी था। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री पे बताऊं क्यों आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि हम लोगों को, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री देखें तो हमें उस एक्टर के कब पैदा हुआ, वो एक्टर कब पैदा हुआ, उसने कितनी फिल्में की, उसके ऊपर क्या क्या गाने हैं, उसका वो सब पता है। लेकिन अपनी हिस्ट्री, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री क्या हमें पता है? क्या हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनी हैं? क्या हमारे पे ऐसे ड्रामाज हैं, ऐसी मूवीज़ हैं? नहीं है। हमें खुद नहीं पता, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? अगर आप और आपके बच्चे मिल के ये ड्रामा पूरा, ठीक है लंबा है, बहुत अच्छी बात है, जितना लंबा है उतना सीखेंगे। रोज 1 घंटा देखना है ना तारीख के बाद 8 से 9 बजे। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, वो लोग भी जो नेटफ्लिक्स से फॉलो कर रहे हैं, या यूट्यूब में उर्दू सबटाइटल्स के साथ चल रहा है बाय द वे। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, तो अभी आजकल आपके पास टाइम भी बहुत है, क्योंकि हम सभी घरों में होते हैं, तो बेहतरीन वक्त है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली और रिलीजियसली आप इस ड्रामे से काउंसिल हो सकते हैं। काउंसलिंग कर रहा है आपकी, सिखा रहा है आपको, बहुत सारी मुसीबतों के हल बता रहा है आपको, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर रहा है, आपको असल में बता रहा है कि व्हाई यू एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, आप हैं क्या असल में। हम तो गुम हो गए ना, हम तो दुनिया में आके दुनियावी लोग हो गए, हम गुम हो चुके हैं। हम लोग को रास्ता दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है ड्रामा। तो खैर, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि 13वीं सदी एक ऐसा टाइम था जब मुसलमानों पे एक जवाल सा था,
स्पेशली टर्की के जो टर्क्स थे इनके ऊपर एक जवाल सा था। और चंगेज़ खान जो है उस वक्त हर जगह अपनी फ़ौज के साथ घुस घुस के हर जगह को कॉन्कर कर रहा था। बहुत ही रuthless किस्म की इसकी फ़ौज थी, बहुत ही ख़तरनाक फिरोशियस किस्म की इसकी फ़ौज थी। और इसमें एक मंगोलियन आपको कमांडर आगे नज़र आएगा नोयान के नाम से, और वो इतना ख़तरनाक होता है, वो मतलब बाकायदा खून पीता होता है। मंगोलियंस करते और अच्छा, इतनी बुरी तरह वो अपने लोगों को टॉर्चर करके, औरतों को, अच्छा इनके अंदर क्या था, इतने खतरनाक लोग थे कि जब मारने पे आते थे औरतों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को जला देते थे, काट देते थे बहुत, और कहते थे कि एग्जाम्पल बनाओ। इन्होंने खौफ एक पैदा किया हुआ था कि इतनी बुरी तरह कोई मार सकता है, कोई शर्म, कोई रूल, कुछ नहीं। तो ये बहुत ही किस्म का ये जालिम जो कमांडर उनमें से, मंगोलियन में से एक था मंगोल्स में, नोयान, और ये इतना कमाल कैरेक्टर है, मतलब आपको नफरत हो जाएगी। बट उस बंदे की आवाज़, वो जो कैरेक्टर अभी आगे आएगा आप कहेंगी क्या एक्टर है यार, क्या आवाज़, उसकी फिजिक, उसके कॉस्ट्यूम, उसके बहुत कमाल एक्टिंग, वो लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहे हैं भाई। इनमें से किसी शख्स का आपको नहीं लगेगा एक्टिंग कर रहा है, आपको लगता ही नहीं कि कोई, लगता है कि सब ओरिजिनली और कोई कैमरा लेके इनके पीछे चल रहा है, मतलब और आप उस टाइम में आ गए। हाँ, आप वहाँ हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की और बात बताऊँ, मंगोलियंस दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी ट्राइब्स की फॉर्म में जंगलात में रहते हैं। मतलब मैं डरा नहीं रही, बट सीरियसली दे एग्जिस्ट। लेकिन अब शुक्र है हमारी वर्ल्ड में नहीं है, तो आप इससे परेशान ना हो, हमसे बहुत दूर है। खैर, हम बात कर रहे हैं, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ बता रही थी। तो क्या होता है कि हर तरफ चंगेज़ खान और उसके आर्मी और हर तरफ घुस, अच्छा उन लोगों ने इन पे भी हमला किया, काय, इस ट्राइब का नाम काय था, इस ट्राइब पे भी हमला किया। ये और ट्राइब्स के निस्बतन थोड़ी सी ताकतवर ज़्यादा थी, ज़्यादा बहादुर लोग थे इसके अंदर। खैर, फिर बच बचा के ट्राइब निकली, कोई 420 ख़ानदान थे इस ट्राइब के अंदर, इंक्लूडिंग सुलेमान शाह जो इनका लीडर था, और बाकी उसके ये 4 बेटे और उनकी वाइफ। ये लोग छुप के जो हैं निकलते हैं, बचते हैं, लड़के निकलते हैं, अपनी पूरी ट्राइब को लेकर एक सेफ मकाम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे इनको सुल्तान अलाउद्दीन, जिनका नाम हमने बहुत सुना है हिस्ट्री में, ये उनके पास जाके एक पनाहगाह जिसे कहते हैं ना, वो ढूंढ रहे थे, ढूंढने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक रिवर क्रॉस करते हुए, बहुत डीप रिवर था वो, एक रिवर क्रॉस करते हुए ये जो सुल्तान शाह हैं ये डूब गए, he couldn't survive। ये मैं आपको रियल हिस्ट्री के उसमें बता रही हूँ, he drowned, he couldn't survive। तो उसके बाद सीरीज में ये नहीं है, सीरीज में नहीं है, ये सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंट है वो, उसकी बात क्या उसमें ना, सीरीज में इस तरह नहीं है, लेकिन ये रियल हिस्ट्री है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जब सीरीज बनाते हैं ना नादिया, तो उसमें हम हर चीज़ एग्जैक्टली वैसी नहीं दिखा सकते। और इसके बाद आगे क्या हुआ, सस्पेंस क्रिएट करते हुए यहाँ ब्रेक लेते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आफ्टर द ब्रेक। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। मैं जान गई हूं कि मेरा सब कुछ आप है। अर्तुगरुल से दूर रहो। ये बात याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। साउंड ट्रैक जब ये चलता है तो पता है कि अर्तुगरुल अभी अपने घोड़े पे बैठ के कहीं
जा रहे होंगे बस किसी नए जहाज पे, या ये कि वापस आ रहे होंगे जीत के अपने ट्राइब में? ये म्यूजिक ऐसा है कि आपको खुशी होती है? पूरी सीरीज में 425 हॉर्सेस यूज किए गए हैं जिनको स्पेशली मेंटेन किया गया था इस पूरे ड्रामा के लिए। एक उन्होंने एक एरिया बनाया था सॉर्ट ऑफ छोटा सा जू, और वहाँ पे ये 425 हॉर्सेस जो बहुत वेल ग्रूम थे, इनकी हर रोज़ मालिश, इनको नहलाना, इनका प्रॉपर फीड और हर सीन के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग, इन हॉर्सेस को ट्रेनिंग दी गई है। और ये एक ट्रेन, जिस तरह हम लोग जू के एनिमल्स को ट्रेनिंग देते हैं, इन हॉर्सेस 425 हॉर्सेस को ट्रेनिंग दी गई है। ये हम इतना काम सोचे किसी सीरीज़ को हुआ है। आप जिसका OST है जो अभी आप सुन रहे हैं, और जो बीच बीच में एक स्लो भी आता है, तो जिसके नादिया बहुत रिलेट कर सकती है और हम एक उसमें चले जाते हैं। इसकी जो OST है वो ज़ेनब एलासिया की है बेसिकली। ये बड़ा वाला जो आपने अभी सुना पूरा OST साउंड ट्रैक ये ज़ेनब एलासिया का है, और इसके साथ एलब गॉटकिन जो हैं, एलब गॉटकिन का ये जो आप पूरी सीरीज के बीच में छोटा छोटा बीच में म्यूजिक सुनते हैं ना, दिस इज व्हाट ही हैज डन। और कॉस्ट्यूम्स बड़े कमाल हैं, कॉस्ट्यूम्स बड़े कमाल हैं, रेलेवेंट हैं उस टाइम एंड एज के, और बहुत बहुत कमाल कॉस्ट्यूम्स हैं। तो अच्छा, कॉस्ट्यूम्स के लिए मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कोई एक डिज़ाइनर नहीं लिया, कॉस्ट्यूम्स के 4 डिज़ाइनर्स हैं, और ये इन चारों डिज़ाइनर में से जो एक डिज़ाइनर है, मैं इनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम उस ज़माने के कॉस्ट्यूम्स कैसे डिज़ाइन करें, कि उस ज़माने में लोग क्या पहनते थे, क्योंकि अब वहाँ पे ऐसा कोई कुछ है नहीं ना, ऐसी कोई ट्राइब्स एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे। 2 काय ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स वो नहीं है। तो उन लोगों ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की। उस ज़माने में पिक्चर्स का भी इतना कुछ वो नहीं था, तो उन्होंने पुराने क्राफ्टेड वुड पे क्राफ्ट की हुई होती थी इन लोगों ने पिक्चर्स, तो उन्होंने उसमें से देख के उसमें से इंस्पिरेशन ले लेके ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। इतने कमाल। और अच्छा, एक अजीब बात है कि जो कॉस्ट्यूम है पूरे सीजन में एक ही कॉस्ट्यूम है, ये नहीं कि बार बार लड़कियां कपड़े बदल रही हैं। हलीमा खातून का एक जो रोब है वो पूरा सीजन चली है, मैं उस पर हैरान थी, मैंने कहा कपड़े क्यों नहीं चेंज करते थे भाई, क्या वजह है? अच्छा, मैंने ये सीरीज़ देखना शुरू की, ऐसी चीज़ें हमेशा वर्ड ऑफ माउथ या किसी की रिकमेंडेशन पे होती है। मेरी बहन है सादिया, और ये बहुत पढ़ती हैं नॉवेल्स, बहुत शौक से पढ़ती हैं, और मुझे बताती है फला नॉवल तुमने पढ़ना, और ज़बरदस्ती, और नहीं तो मुझे भेज देगी, ये नॉवल आ गया, पढ़ना है तुमने उर्दू का नॉवल। और फिर मैं पढ़ती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ हाय साधु कितनी अच्छे तुमने मुझे नॉवल बताया। इसी तरह ये सीरीज़ भी मैंने देखनी शुरू की थी अपने बहन के कहने पर। हर बात नहीं मानती, लेकिन ये बात मुझे इसकी, मैंने कहा ये इतनी पागल हो गई सीरीज़ पे, इतने इसने मुझे शौक से बता रही है, चलो देख ही लेती हूँ, क्या होगा चलो, वरना इसको कॉमेडी फिल्में पसंद है, मुझे आपको मैं बताया कॉमेडी रोमांटिक नहीं पसंद, तो मैंने कहा पता नहीं सादिया की चॉइस बड़ी डिफरेंट है। नादिया बहुत प्रैक्टिकल है नेचर में, या तो उनको हॉरर दिखा दो या थ्रिलर दिखा दो। क्योंकि हिस्टोरिकल था तो मुझे एकदम क्लिक किया, मुझे हिस्टोरिकल सीरीज बड़ी पसंद। मैं अपनी बहन से आपकी बात करवाती हूँ कि उसको क्या अच्छा लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साधु, सादिया। हाँ, वालेकुम सलाम, क्या हाल है नादिया? बिल्कुल ठीक है, हम अपने निकनेम्स नहीं लेंगे, हम अपने असली नाम लेंगे सादिया। हाँ सादिया, क्या कर रही थी, क्या पका रही हो? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं सिर्फ तुम्हारा शो देख रही हूँ, मेरे फेवरेट टॉपिक पे, मेरी फेवरेट सीरीज पे तुम बात कर रही हो। इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। मुझे नहीं समझ में आता कि एक शो इसके लिए काफ़ी होगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता नादी, इसको लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शोज करने पड़ेंगे। इसके इतने एंगल्स हैं, इसकी इतने चीज़ें हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, उनकी तारीफें वो हम नहीं कर सकते एक शो में। सही एक लेकिन जो मेन चीज़ है, जो इस्लाम की रूह है, जो एक मोमिन को दिखाया गया, तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ज़रूर देखें। मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती दिखाया, अच्छा ये मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे दिखवाया, क्योंकि मैं ऐसा देखती नहीं, मेरा थोड़ा सा दिल वो होता है कि भाई आप मुसलमानों को जब मार रहे हैं तो मैं पूरी रात सो नहीं सकती। लेकिन इसमें इतने अच्छे तरीके से दिखाया कि आपको वो हाँ दिल पे असर करेगा, लेकिन आप उसको देखना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक मोमिन को कैसा होना चाहिए, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ और मैदान जंग में हर वक्त तैयार। तो प्लीज़ मैं सबसे कहती हूँ कि इसको ज़रूर देखें। और नादिया आप इससे शो कर रही हो ज़बरदस्त, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि एक शो ना काफ़ी है। थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन बड़ी बिजी रहती हैं माशाल्लाह, घर का ख्याल, खाना पीना सारा, बहुत अच्छी हाउसवाइफ है नादिया। बड़े गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी ये बातों के कॉन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं मुझे लगता है जीन्स में आए हैं, है ना सादिया? आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, लाइक नादिया, वेरी नाइस। तो ये शाय है मेरी, रन्स इन द फैमिली, वेरी शाय। मैं तो पटर बोलती हूँ, शी इज वेरी शाय, लेकिन बोलती है तो बहुत प्यारा बोलती है, बहुत प्यारा बोली है वो, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी मदर।
नहीं, बच्चों को साथ लगा के रखना, ऐसे परों में छुपा के हर वक्त। बड़े बड़े बच्चे उस उम्रों में जब वो माँ बाप से भागते हैं ना, ये वो चिपके रहते हैं इसके साथ, हर बात बताना, शेयर करना। खैर, ये हमने सादिया की बात कर ली बीच में, थैंक यू सादिया। तो ये वो रीज़न बता रही थी आपको देखने का कि क्यों आप देखें। अगर आप मतलब भी जो ना देखें, वेरी सैड। अपनी वैल्यूज़ को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, जो आइडेंटिटी हम खो चुके हैं या हमें पता ही नहीं है, वो जानने के लिए आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। हम कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहे थे, जिसपे इन लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की और उसके बाद ये डिज़ाइन किए हैं। 6 महीने लगे उनको, कहते हैं ना, रफ ग्राफ और उसके बाद फाइनल ग्राफ करके उनका अप्रूवल लिया गया बाकायदा से। एक पूरी कमीशन बैठी इसके ऊपर, कॉस्ट्यूम्स का अप्रूवल लिया गया कि ये कॉस्ट्यूम, क्योंकि आदमियों के कॉस्ट्यूम्स तो कमाल के जो वॉरियर्स के कॉस्ट्यूम्स हैं, आप हैरान कितने हेवी है ना, जो बाजार इन्होंने बनाए हैं उस जमाने के, जो ट्राइब का सेटअप है, और आपको उनका पूरा लाइफस्टाइल पता चलता है कि औरतें उस वक्त वो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है ना, जो आजकल मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि शायद लोगों को इसका मतलब पता भी है नहीं, वहाँ आपको वुमेन एम्पावरमेंट नज़र आती है कि औरत वहाँ घर भी संभाल रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है, उसका बिजनेस भी चल रहा है, वो अपने कारपेट मेकिंग का, और ट्राइब का वेलफेयर जो है इसके ऊपर डिपेंड कारपेट मेकिंग्स पे होता है। कारपेट और टर्किश कारपेट दुनिया भर में माने जाते थे, उनकी अपनी टेक्निक। तो औरतें बाहर काम करती थी, घर भी देखती कारपेट्स इन द वर्ल्ड आर टर्किश। और उनके ये इतने स्ट्रॉन्ग हस्बैंड सोल्जर्स उनकी बड़ी इज्जत करते थे, और उनका मेन लेकिन काम होता था लड़ना और सेफ्टी। बहुत अगर हम ये कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो इसकी पूरी एग्जांपल आपको इस सीरीज में नजर आएगी कि कैसे एक बहादुर फौज के पीछे उनकी वाइफ्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी माँ हैं, उनकी बहनें हैं, कि आपको इस सीरीज में नजर आएगा। मुझे अर्तुगरुल की कितनी अच्छी बात लगी कि ऐसे मौके आए बीच में कि भी 2 ट्राइब्स को एक कर लो, शादी करो। हर कोई से शादी करने को लड़की पागल हो जाए इन पे ना, हर दूसरे ट्राइब की जो लीडर हो, इनसे शादी करा दो, इनसे इतने रिश्ते। तो ट्राइब ये इतनी लालचें मिली और मुझे लगा कि कर लेंगे शादी, लेकिन वो नहीं करते। इसमें इनका डायलॉग है कि मुझे पावर के अगेंस्ट अपनी बीवी को उदास नहीं करना। उसे अपनी वाइफ को देखते हैं हलीमा खातून को कि जो ऐसे सैड हो जाती है कि ये क्या शादी कर, वो रोक नहीं चल सकती थी, लेकिन कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बीवी को दुख पहुंचेगा और मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए जो शादी के बेस पे बने। क्या बात है, बड़े प्यारे जुमले कि जंगें जीती जाती हैं नंबर से नहीं, करेज से। जब सामने वो सिपाही आ जाए जो मरने को तैयार है, ऐसे खड़ा हो जाए कि मुझे तो भाई डर ही नहीं, शहादत मेरे लिए एक तोहफा है, काश शहादत मुझे मिल जाए, निकले ही ऐसे, उसने किससे डरना है। तो लोग टहल जाते थे कि भाई ये तो ये इसकी फौज आ गई अर्तुगरुल की। ब्यूटीफुल सीरीज, अब तो देखना बनता है। अच्छा, प्रोडक्शन डिजाइन भी मेहमद बोजदेक ने ही किया है, 7 और लोगों के साथ मिलकर। मेहमद बोजदेक क्या है इसके? He's the writer, मेन राइटर, जिन्होंने पूरे एपिसोड्स के मेन राइटिंग किए वो ये हैं। 2 उनके साथ को राइटर्स भी हैं, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स लाने के लिए को राइटर्स भी चाहिए होते हैं। एक इंसान बहुत नॉलेज है इस बंदे के पास, लेकिन फिर भी को राइटर्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो 7 लोगों के साथ मिलके मेहमद बोजदेक ने खुद की है। बिकॉज आई थिंक एक सीरीज जब आप लिखते हो वो आपका बेबी होता है, जितने अच्छे से आप उसको प्रोडक्शन में ला सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई और। मुझे हमेशा से लगता है कि राइटर कुड बी द बेस्ट प्रोड्यूसर। बिल्कुल मेन ड्राइवर है वो। सारे जो वो कंसीव करता है वो उसको पता होता है और वो बेस्ट होता है सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच राफिया। सादिया ने क्या खत्म, सादिया ने बिल्कुल सही बात की कि तुम एक प्रोग्राम कर रही हो, उस पर तो तुम्हें कितने प्रोग्राम्स करने चाहिए। लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है इसके साइन ऑफ करने के साथ कि जो हमारा मीडिया है, अब दुनिया सारी ऑनलाइन चली गई है, आपकी लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर नहीं है। आप हमें भी अपनी हिस्ट्री को लेके इतनी कमाल सीरीज, जो कि आई नो करोड़ों का उसका बजट होगा, लेकिन हमें बना के दुनिया को दिखानी चाहिए कि हमारा भी नाम हो कि यार वो पाकिस्तानी सीरीज देखी तुमने, क्या उसमें। और हिस्ट्री के ऊपर जितना अच्छा बन सकता है सब्जेक्ट, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, हमारे ऐसे ऐसे उसमें इतने लेजेंड्स हैं जिनको लेके हम कोई ना कोई अब सीरीज बनाएं ऐसी और दुनिया को दिखाएं। भरे पड़े, तो आई थिंक दैट इज द नीड। अच्छा, ये सीरीज देख के सबसे ज्यादा जो है टर्की का टूरिज्म बढ़ा। जो ये सीरीज देखता है उसको टर्की जाना है, उसको देखना है। जो ये सीरीज देखता है, जो टर्की ने जितना अपने टूरिज्म से कमाया इस तरह की सीरीज बना के, आई थिंक पाकिस्तान हैव अ लॉट ऑफ बिल्कुल हमें भी इस बारे में फायदा होगा। इतना कुछ हो सकता है। और आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया हाउसेस के बेशक मिल के या हमें स्पेशल लोन इसके लिए दिया जाए, लेकिन बड़ी ईमानदारी रिसर्च के साथ ऐसी सीरीज बने जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और लोग हमारे एक्टर्स और हमारा भी काम देखें, क्योंकि टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ बजट का मसला है।
थैंक यू। रमजान मुबारक वंस अगेन आप सबको। हम रमजान में नहीं होंगे, कोई बात नहीं, फोन पे तो होंगे ना, हम तो ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे फोन पे राफिया मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआएं कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मैं रमज़ान के बाद जब आप शो करें तो ये कोरोना वगैरह कुछ और खत्म खेलते हुए हम सेलिब्रेशन वाले शोज करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में, मुझे भी, राफिया को भी, मेरी टीम को भी, और मेरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रेक पे जाते हुए 1 महीने की मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने दिनों में भी हमारी टीम ने यहाँ के शो किया। सबको याद रखिएगा, हमारे बच्चों, बिल्लियों, सबको याद रखिएगा। बिल्लियाँ वो मेरी भी बिल्ली कहाँ से? मैंने ऐसी अपनी तरफ से डाल दी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, रमज़ान करीम है।